मतलब क्या होता है? नो, नॉट हाईएस्ट। मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ठीक है, बट व्हाट डज इट मीन? बेटर आंसर। सबसे ज्यादा रिपीट होता है नंबर एक। हाँ, अकरिंग, रिकरेंस। ठीक है, मॉड का मतलब होता है कि हमारा जो तुमने आंसर पहला दिया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दूसरा मैक्सिमम अकरेंस या रिकरेंस। ठीक है, तो किसी भी सीरीज में मैक्सिमम रिकरेंस अकरेंस कितना है, दैट इज मॉड ऑफ दैट सीरीज। मॉड को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। क्या जरूरत है हमें मॉड निकालने की? क्या मुझे ये देखना है कि अगर हमारा कल का जो रिजल्ट आया उसमें 90% कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, तो उससे क्या हासिल होगा मुझे? क्या हासिल होगा मुझे? अगर मैंने एवरेज मार्क्स निकाले तो मुझे समझ में आ गया कि पूरी क्लास के एवरेज स्कोर इतना है, इतने बच्चे अबव एवरेज है, इतने बच्चे बिलो एवरेज है। ओके, मीडियन में निकाला तो हमने सोचा कि चलो ये पोजीशनल है, तो ये एक अप्रॉक्स आइडिया दे दिया। मीडियन कभी भी बहुत हेल्पफुल नहीं होता डिसीजन टेकिंग में। बट मॉड हमने कहा कि अच्छा, अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो 90 मार्क्स, इतने सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनके 90 मार्क्स हैं, बट देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस? हो सकता है किसी के 89 हो, किसी के 90 हो, किसी के 91 हो, किसी के 85 हो, किसी के 95 हो, किसी के 99 हो, किसी के 100 भी हो। सब एक बच्चा है, लेकिन 90 मार्क्स 2 बच्चों के हैं। उससे क्या हासिल हो गया? सबसे ज्यादा 90 मार्क्स। सबसे इससे क्या फर्क पड़ा? मतलब इससे ये हमारा रिलेवेंस क्या है इसका? मॉड है, फिर रिलेवेंस क्या है? हाँ, तो उसका रेलेवेंस क्या है? मैंने कहा जब हमने मीन निकाला तो मीन का रेलेवेंस ये था कि हमारे एवरेज मार्क्स आए, उस एवरेज मार्क्स में से इतने बच्चे बिलो एवरेज हैं, इतने बच्चे अबव एवरेज हैं, तो हम उनके लिए अकॉर्डिंगली क्लासेस अरेंज करते हैं। मार्क्स के बाहर आके भी सोच सकते हो, जरूरी नहीं है मार्क्स में ही घुसे रहो। तुम्हारी पूरी सराउंडिंग में कहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि मॉड की यहाँ पे एप्लीकेशन हो सकती है? हम सेल्स में कि सबसे ज्यादा कोई प्रोडक्ट सेल हुआ है तो उसमें। परफेक्ट, परफेक्ट। पिज्जा खाते हो? सभी खाते हैं ना? कौन सा पिज्जा पसंद है? कौन सा पसंद है? कितने लोग हैं जिनको चीज बस पसंद है? बस, बाकी किसी को चीज बस पसंद नहीं है? हैं? नहीं है? तो यानी कि सिर्फ 2 लोग हैं जिनको चीज बस पसंद है। अगर कितने लोग हैं यहाँ पे? 6 और 4 10 11, 1 12। 12 में से 2 लोगों ने बोला कि चीज बस पसंद है। मुझे भी चीज बस पसंद है। 3 लोगों ने बोल दिया। अगर हम इसी सैंपल साइज को पूरी पॉपुलेशन से करें तो डोमिनोज वालों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि पूरे दिन में हमारे पास जो ऑर्डर आया वो कौन से पिज़्ज़ाज का ऑर्डर ज्यादा आया। मैकडी को ये समझना जरूरी है कि कौन से बर्गर हमारे मोस्ट डिमांड में है, जिससे कि उसका रॉ मटेरियल वो रखें अपने पास रेडी। जैसे कि बेस्ट सेलर टाइप। एग्जैक्टली, बेस्ट सेलर निकालने के लिए अगर किसी की शू कंपनी है तो उनको ये समझ में आ गया कि कौन सा नंबर ऑफ शू मोस्ट इन डिमांड है, उसके हम ज्यादा ऑप्शंस रखें बजाय कि हर एक के बड़े सारे ऑप्शंस रखें। तो जैसे जाते हो कभी कभी कोई सामान लेने, तो आपको कोई टी शर्ट पसंद आई, आप उसे कहोगे कि इस वाले साइज में 40 साइज में, हमारे इंडियंस में 42 इज एन एवरेज साइज, जो 42 सब पे मोस्टली लोगों पे 42 जाता है, तो 42 की वैरायटी सबसे ज्यादा मिलती है।
फिर आपने उनसे कहा कि हमें 4XL में दिखाओ, तो 4XL में वो आपको सिर्फ 2 वैरायटी दिखा देगा। वो कहेगा भैया 4XL की तो डिमांड इतनी कम होती है, हम ज्यादा वैरायटी रखते ही नहीं है। आपने उसे बोला कि स्मॉलेस्ट साइज, जो हमारा बिल्कुल स्मॉल साइज होता है, वो दिखाओ, तो उसके भी क्योंकि बहुत कम डिमांड है तो हमारा वो फिर किड्स सेक्शन में चला जाएगा। मतलब वो इस तरह के प्रेफरेंसेस को देख के ये समझ पाते हैं कि विच प्रोडक्ट इज डिमांडिंग मोर और हमें उस प्रोडक्ट को अपने यहाँ रखना है। तो मॉड का यूज एजुकेशन में थोड़ा कम होता है, क्योंकि हम ये जान के क्या करेंगे कि 40 की क्लास में कितने बच्चे हैं जिनके 40 आए हैं, 2 बच्चे हैं, लेकिन मॉड तो नहीं है 2, हो सकता है उनमें से 15 बच्चे ऐसे हों जिनके 88% आए हों। तो ऐसे में मॉड का रिलेवेंस जनरली बिजनेस एंटरप्राइजेस में होता है, या ये समझने में होता है कि जब गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है तो वो पॉलिसीज कौन सा सेगमेंट है, कौन सा इनकम ब्रैकेट है जो मैक्सिमम पॉपुलेशन वहां फॉल कर रही है, उनके लिए हम पॉपुलेशन के लिए प्रोडक्शन बनाए, उनके लिए पॉलिसीज बनाए, वहां पे मॉड का यूज है। तो मॉड का यूज कभी भी ऐसे नहीं होता कि हमारे बहुत ही माइक्रो स्मॉल लेवल पे चलेगा। ठीक है, अब हमने कहा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि इंडिविजुअल सीरीज अगर ये है, ये जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज है 3, 8, 2, 5, 6, 3, 9, 4, 2, 8, 5, 3, 6, 1, तो इसमें मॉड क्या होगा? क्योंकि 3 हमारा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 1, 2 और 3। क्या रिलेवेंस है इसका, क्या करें? हाँ, अगर हमें ये दिया होता कि ये एक बेबी किड्स शॉप है, वहां पे बच्चों के कपड़ों के साइजेस लिखे हैं, ये तो इसका मतलब 3 नंबर साइज के कपड़े सबसे ज्यादा डिमांड में है, तो वो शॉपकीपर 3 नंबर की वैरायटी सबसे ज्यादा रख लेगा, तब तो रिलेवेंस है। अगर मैं इसी को मार्क्स दे दूं, वेरिएबल असाइन कर दूं कि ये मार्क्स है, क्या करें हमें जान के कि 3 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? हमें ये इंपॉर्टेंट जानना है कि कितने बच्चों के बिलो एवरेज आए हैं, कितने बच्चों के 90 अबव आए हैं, कितने बच्चे फेल हुए हैं, कितने बच्चे पास हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? तो इंडिविजुअल सीरीज में मॉड का वैसे ही कोई रिलेवेंस नहीं है। अब हम आते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? जहां पे वेरिएबल प्लस फ्रीक्वेंसी दोनों होते हैं, यानी कि वेरिएबल x 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसकी फ्रीक्वेंसी 3, 9, 8, 5, 10 and 2। क्या है मॉड? क्यों? हमने ये कैसे बताया? इसको हम लिखेंगे बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड हमने लगाया, बाय इंस्पेक्शन मेथड the value of mod is 50, full stop। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका 1 नंबर तो गया। आपने सिर्फ लिख दिया 50। क्यों है 50? क्या रीजन है? हम तो कह रहे हैं हो सकता है कुछ और भी हो। 50 क्यों है? तो हमें बताना पड़ेगा कि हमने इंस्पेक्शन मेथड लगाया। अब अगर इंस्पेक्शन मेथड है तो मतलब कोई और मेथड भी होता है। क्या बता वो का फॉर्मूला ना डिस्क्रीट सीरीज में पूछ रही हूँ मैं। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? वही तो, अगर यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसीज एक साथ आ जाती तो क्या करते? वो भी एक समस्या है। 2 मॉड नहीं हो सकते, एक ही मॉड होगा। दोनों का करेंगे अभी एक एक करके करेंगे वो सब। फिलहाल ये इंस्पेक्शन मेथड है। दूसरा हमारा होता है ग्रुपिंग। हाँ,
एंड एनालिसिस मेथड। ये जनरली हमें अगर बोला जाता है तो ही हम करते हैं, वरना हम ये नहीं करते, बिकॉज दिस इज अ वेरी लेंथी मेथड। तो आपको क्वेश्चन में बोलेंगे ना तो ही आप ये करोगे। होता क्या है, x हमने लिखा 10, 20, 30, 40, 50, 60। फ्रीक्वेंसी हमने लिखी 3, 9, 8, 5, 10 एंड 2। दिस इज योर फर्स्ट कॉलम। 6 कॉलम बनते हैं। 6 कॉलम। हाँ, फर्स्ट कॉलम इज योर फ्रीक्वेंसी, सेकेंड कॉलम इज a प्लस बी, यानी कि इन दोनों को 3 और 9 को ऐड करके इनके सेंटर में लिखोगे 12। c प्लस डी, यानी कि इन दोनों को ऐड करके इसके सेंटर में, और इन दोनों को ऐड करके इसके सेंटर में। थर्ड कॉलम जो बनेगा वो a को छोड़ के b प्लस सी और d प्लस ई, यानी कि 9 प्लस 8 और इनके सेंटर में लिखेंगे 17 और ये 15। अब ये अकेला छूट गया, इसे छोड़ देंगे, इसका कोई पेयर नहीं बना, इसे छोड़ देंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी का था, सेकंड कॉलम दो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके, थर्ड कॉलम पहले फ्रीक्वेंसी को छोड़ के फिर दो ली। ठीक है, फोर्थ कॉलम पे आ जाते हैं। देखो फोर्थ में अगेन ऊपर चले गए और a प्लस बी प्लस सी, डी प्लस ई प्लस एफ ये चलाएंगे, यानी कि ये जो 3 वैल्यूज हैं इन तीनों को ऐड करके, समझे, ऊपर की तीनों को ऐड करके कितना हो गया 20 नहीं, हाँ 20, और ये सेंटर में लिखेंगे 9 के सेंटर में। फिर नेक्स्ट कितना हो गया 17, ये हमने 10 के सामने लिख दिया। फिर फिफ्थ a को छोड़ दो, b प्लस सी प्लस डी, यानी कि 9, 8 और 5 कितना हो गया 22, जो हमने 8 के सामने लिखा। और अभी नीचे की दो तो अकेले रह गए, इसको छोड़ दो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हाँ क्या बेटा? मुझे समझ नहीं आया। सुनो, पहला कॉलम फ्रीक्वेंसी है, ये समझ में तो आ गया, पहला कॉलम फ्रीक्वेंसी है। हाँ जी। सेकेंड कॉलम में हमने दो फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया। थर्ड कॉलम में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को स्किप करके फिर दो को ऐड किया। फिर नेक्स्ट कॉलम फोर्थ कॉलम में 3 फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया फ्रॉम द बिगिनिंग। फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट को छोड़ के फिर 3 को ऐड किया, और सिक्स्थ कॉलम में 2 को छोड़ के, क्या बोले बेटा, पहली 2 को छोड़ के, तो ये हो गया 23। ठीक है, समझ में आया? नहीं, लास्ट देखो, पहला कॉलम क्लियर है, दूसरे कॉलम में जो 12 है ये आया 3 प्लस 9, 8 प्लस 5 और 10 प्लस 2, ये आया, ये आ गया। थर्ड कॉलम में फर्स्ट को छोड़ दिया, 9 प्लस 8, 5 प्लस 10, ये आ गया। फिर यहां पे हम अगेन ऊपर गए, 3 प्लस 9 प्लस 8 और 5 प्लस 10 प्लस 2। ठीक है, ये आ गया। आगे फर्स्ट को छोड़ा, 9 प्लस 8 प्लस 5। अब 5 के बाद क्योंकि 2 ही फ्रीक्वेंसी बची तो हमें उसे इग्नोर करना पड़ेगा, हमारे पास पेयरिंग नहीं बन रही ना। फिर 6 में पहली 2 को छोड़ा, 8 प्लस 5 प्लस 10।
बस 6 कॉलम बन गए। 6th कॉलम A को B को छोड़ के C प्लस D प्लस E।